हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सुधा ओम ढींगरा की लिखी हुई कहानी फंदा क्यों। सुधा ओम ढींगरा जी का लेखन देश विदेश के पात्रों और घटनाक्रमों से समृद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य संसार की वैश्विक पहचान गढ़ने वाली लेखिका सुधा ओम ढींगरा जी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसका दिल आज बहुत बेचैन है, किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा। तबीयत बहुत उखड़ी हुई और भीतर जैसे कुछ टूटता सा महसूस हो रहा है। सुबह के पाठ में भी मन नहीं रमा, चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा। भीतर बाहर की घुटन जब बढ़ गई तो वो अपने बिस्तर से उठ गया। कमरे की खिड़की खोली, ताज़ी हवा का झोंका आया, पर अस्थिरता बढ़ती गई। वो कमरे में ठहर नहीं सका, बाहर दालान में आ गया। उजाला दबे पांव फैलने की कोशिश कर रहा था। धुंधली रोशनी में वो अपनी नवार की मंजी देखने लगा, जिसे उसने बड़े शौक से पंजाब से मंगवाया था। वो खेत के कोने में पड़ी थी। घुसपुसे में संभल संभल कर पांव रखता, राह को टोह टोह कर चलता, वो चारपाई तक पहुंच गया। धम्म से उस पर बैठ गया, जैसे मनो बोझ ढो कर लाया हो और चारपाई पर पटका हो। खुली हवा में उसने लंबी सांस ली। तनावग्रस्त स्नायु ढीले पड़ते महसूस हुए। खेतों में नवार की मंजी पर बैठना उसे हमेशा अच्छा लगता है। कल यहीं धूप में बैठकर ही तो उसने अखबार की वे खबरें पढ़ी थीं। सूखे से तंग आकर पंजाब के किसानों ने आत्महत्याएं की। कर्ज में डूबे बुंदेलखंड के किसानों ने पत्नियां लगाईं सेल पर। इन समाचारों को पढ़कर वो बहुत विचलित हो गया था। वो स्वयं से ही बातें करने लगा। अगर मैं अमेरिका ना आता और पंजाब में ही रह रहा होता तो मुझे भी शायद आत्महत्या करनी पड़ती। बापू तो कर्ज के बोझ से पहले ही अधमरा था, वो तो यूं ही मर जाता। उसके होंठ तो चुप कर गए, पर यादें बोलने लगीं। एक दूसरे से पहले बाहर निकलने की होड़ में भागने लगी। उसने यादों को समेटा और वे कतारबद्ध बाहर आईं। शायद उन्हें बाहर लाकर ही उसका मन स्थिर हो जाए, वो सोचने लगा। गरीबी से तंग आ चुका था वो। बापू के थोड़े से खेत और बड़ा परिवार। गरीबी दूर करने का उसे कोई मार्ग नज़र नहीं आता था। हाड़ी सोनी आती, अर्थात गेहूं और मकई बोने का समय। खेतों में कभी कनक और कभी मकई के बीज डालने के लिए हर वर्ष उसे और उसके बापू को लाले के द्वार जाना पड़ता था। घर बैल और दो चार पारिवारिक गहने तो सब पहले ही उसके पास गिरवी थे। बीज लेने के लिए उसे लाले की कितनी चिरौरी करनी पड़ती, और माँ बहन की गालियाँ सुनते सुनते वो उसकी गंदी हरकतें भी सहन करता था। मुश्किल से वो बीज देता था। उस दिन तो हद कर दी लाले ने। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपनी पीठ खुजाते खुजाते उसने उसके पैरों पर थूक दिया था। बदबू वाली गिजगिजी बलगम से उसका बदन ग्लानि से भर गया था। वो भागता हुआ सीधा देबू के तालाब पर गया। गीली मिट्टी से रगड़ रगड़ कर पैर धोता रहा। फिर गांव के बाहर पीपल के पेड़ तले बैठकर आंखों से बह रहे पानी को अपनी कमीज के बाजू से पोंछता रहा। बापू और बाकी परिवार इस जीवन के अभ्यस्त हो चुके थे, पर वो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था। कई बार वो माले के घर से लाई गई लस्सी में बासी रोटी भिगोकर वही खाकर अपनी भूख मिटाता था। 5वीं से आगे वो पढ़ नहीं पाया था। स्कूल की फीस, किताबों, कॉपियों के पैसे कहाँ से आते। गांव में चारों ओर उसके परिवार जैसा ही हाल था। देश को आज़ाद हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। बंटवारे की पीड़ा चारों तरफ कराह रही थी। लोग शरीरों और आत्माओं पर घाव लिए घूम रहे थे। परिमंडल में घावों से उठ रही सड़ांध थी। सरकार के लिए गुस्सा और अपने घर खेत खलिहान छोड़कर आने की व्यथा। बिछड़ गए अपनों का दर्द। नई धरती पर विस्थापित होने का संघर्ष था। बस बातें ही बातें थीं। पुरानी यादें, उन्हीं यादों को स्मरण कर लोगों की आंखें नम होती। वे बाहर चारपाई पर बैठकर अपने दर्द सुनाते। वो सुन न सकता, वहाँ से उठकर भाग जाता। वो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो सब समझ पाता, पर दर्द पीड़ा से वो घबराने लगा था। उसका परिवार पहले से ही उस गांव में था, पर बहुत से लोग नए थे, सीमा पार से आए थे और कई घर खाली हुए थे। कुछ लोग गांव छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उन घरों को गांव के अमीरों ने संभाल लिया था।
अभी लोगों का नई धरती से नाता जुड़ा न था और पुरानी धरती का मोह छूटा न था। चारों तरफ आर्थिक तंगी थी। उसे धुंधला धुंधला याद है, माले का बड़ा भाई शहर में पढ़ता था और वहाँ से वो अखबार लेकर आता था। पूरे गांव को खबरें सुनाया करता था। माले के घर रेडियो भी था, जहाँ शाम को सारा गांव खबरें सुना करता था। गांव में वो ही ऐसा घर था जिसके लोग पढ़े लिखे और अच्छा खाते पीते थे। बापू गांधी को जब गोली लगी थी तो पूरा गांव चुप हो गया था। जवाहरलाल नेहरू के सत्ता में आने के उपरांत लोगों में एक आशा जागृत हुई थी, पर उनकी योजनाएं समर्थ किसानों को ही सुख दे पाई थीं। उसके बापू जैसे गरीब किसानों को तो उनका पता ही नहीं चला। वे तो गुड़कू लाला की दया दृष्टि पर निर्भर करते थे। थोड़ा बड़ा होने पर उसने माले के भाई से ही सुना था कि कोई मशीन है जो बैलों की जगह खेतों में तेजी से काम करती है, और उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसे तो बहुत बाद में पता चला था उस मशीन को ट्रैक्टर कहते हैं, और वो उनकी पहुंच से बाहर था। इस गरीबी से निकलना भी उसकी पहुंच से बाहर था। भला हो बख्शिंदर का, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो अंधेरे में हल्की सी रोशनी की किरण को देखकर बोल रहा था, जो अपने प्रियतम के आगमन से पहले सारी सृष्टि को सचेत कर रही थी। बख्शिंदर उसके गांव का लंबा ऊंचा पहला नौजवान था जो बाहर नौकरी करने गया था। समुद्री जहाज पर काम करता था। साल में या कभी 2-3 साल में एक बार वो गांव आता और दिल खोल कर पैसा खर्च करता। वो उससे बहुत प्रभावित था और बख्शिंदर की तरह बनकर पैसा कमाना चाहता था। एक बार वो बख्शिंदर से मिला। बाजी, मैं भी आपकी तरह पैसा कमाना चाहता हूँ, उसने साहस बटोर कर कहा था। मुस्कुराकर बख्शिंदर ने उसकी तरफ देखा था। पैसा कमाना आसान नहीं है मुंडिया, हम अनपढ़ लोग हैं, सब कुछ लुटाना पड़ता है, अपना अहम अपनी होंद मिटानी पड़ती है। हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हूँ जी, पर मुझे अपने साथ ले जाओ, बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था। उसे टालते हुए बख्शिंदर ने कहा था, जा अपने बापू की रजामंदी ले आ। ज्यों ही उसने बख्शिंदर के साथ जाने की बात घर में जाकर बताई, उसके बापू ने डंडा पकड़ लिया और उस दिन उसे बहुत पीटा था। बदन पर पड़ते हुए डंडे के साथ गालियां भी सुनने को मिली। हरामदा, खेतों बिच ते तो कम नहीं हुंदा, समुद्री जहाज ते मजदूरी करेंगा, ओए कंजरा, मजदूर नालों किसान दी इज्जत याद है। अर्थात हराम के, खेतों में तेरे से काम नहीं होता, समुद्री जहाज पर नौकरी करेगा, ओए कंजरा, मजदूर से किसान की इज्जत ज़्यादा है। बापू किस इज्जत दी गल कर दें, घर तां 2 वेले दी रोटी भी खान नू नहीं। अर्थात बापू किस इज्जत की बात करते हो, घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं। बस मोड़े का इतना कहना था कि बापू के डंडे उस पर ताबड़तोड़ पड़ने लगे। मोड़े उसका घर का नाम था। बापू अपनी निराशा, बेबसी, असमर्थता, कर्ज के बोझ के गुस्से को उसके बदन पर निकाल रहा था। वो चीखता चिल्लाता रहा, बापू उसे पीटता रहा और मार मार कर जब वो हाँफने लगा तो बाहर चारपाई पर जा बैठा। बहनों और माँ ने कई बार उसे बचाने की कोशिश की, उन पर भी बापू के डंडे बरसे और वे रोती हुई घर के कोनों में दुबक गईं। मोहन सारी रात दर्द से तड़फता रहा। बहनें रात भर गर्म ईंट से मार की चोटों पर सिकाई करती रहीं। उस रात उसने सोच लिया था वो इस गांव और घर से दूर चला जाएगा। यहाँ रहा तो इसी तरह पिटते पिटते मर मिट जाएगा। इस घटना की याद ने मोहन के बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। वो उस पीड़ा को आज फिर महसूस कर रहा था। ये चोटें शरीर से ज़्यादा उसकी आत्मा पर लगी थी। कई दिन वो अपने दर्द भरे शरीर को घसीटता रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी। बख्शिंदर कुछ दिनों बाद ही गांव लौट आया। इस बार उसने आते ही मोहन से संपर्क किया। वो उसके दृढ़ आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ था। मोड़े, अमेरिका चलेगा? मुझे कौन अमेरिका लेकर जाएगा? मैं और कौन? भाजी, आप तो समुद्री जहाज़ पर काम करते हैं। अरे वहीं पर मुझे अमेरिका के युवा सिटी का एक ज़मींदार सरदार बिशन सिंह दोसांझ मिला था। उसे खेतों में काम करने के लिए कुछ कामगार चाहिए। अमेरिका जाने के लिए ही तो मैं समुद्री जहाज़ पर काम कर रहा था। अब मैं हाथ में आया मौका गंवाना नहीं चाहता। चलेंगा मेरे साथ? 2 जने होंगे तो दुख सुख बांट लेंगे। भाजी, मैं तो तैयार हूँ, पर बापू को इसके बारे में ना बताएं। ओए डर ना, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ, पर पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब का खर्चा मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। मोड़े, तू चिंता ना कर, लैंडलॉर्ड सब कुछ करेगा। हमने अपना कपड़ा लत्ता लेकर उसके साथ चले जाना है।
मोहन बहुत खुश था। उसे इसी दिन का इंतज़ार था, पर उसने इस प्रसन्नता को अपने भीतर ही दबाए रखा। अपनी माँ बहनों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन छोटी बहन ने मोहन को छेड़ा भी। वीर जी, आजकल आप बड़े खिले खिले रहते हैं, गांव की कोई मुटियार पसंद आ गई? वो सचेत हो गया था, कहीं चोरी ना पकड़ी जाए। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात। वैसे कोई खिल नहीं सकता, मुटियार बीच में कहाँ से आ गई? पर वीर जी, कोई बात तो है, मैंने आपको इतना उत्साहित पहले कभी नहीं देखा। वो स्नेह से उसके सिर पर हाथ रख बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और छोटी देखती रह गई थी। देखता तो वो भी रह गया था अपने गांव को। एक रात दोनों ने चुपचाप उसे और अपने परिवार को छोड़ दिया था। बस साथ ही मुख्तियार को बता दिया कि उनके जाने के बाद वो उनके घर वालों को सूचित कर दे। उसे अमेरिका जाने और पैसा कमाने की धुन और उत्साह तो था, पर साथ ही गांव छोड़ने और अज्ञात भविष्य का डर भी था। उसकी आंखें और गला भर गया। अमेरिका आने के 10 साल बाद तक वो अपनों को देख नहीं पाया। वो अपनी माँ और बहनों को बहुत प्यार करता था। उनकी याद कभी कभी उसे उदास कर जाती, पर वे यादें ही उसे हिम्मत भी बंधा देती। वो उनके लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता था, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। बापू का कर्जा उतार कर उसे स्वाभिमानी किसान बनाना चाहता था, जो किसी के आगे हाथ न फैलाए। भारत आने जाने वालों के हाथ वो उनको चिट्ठी पत्री और कुछ पैसे भेज देता था। सीधा संपर्क और पत्र व्यवहार तो जमींदार के द्वारा ही होता था, जिससे वो हर बात खुलकर नहीं कर सकता था। अमेरिका आने के कुछ समय बाद उनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई थी। कई बार उस अवधि को बढ़ाया गया, फिर वो भी संभव नहीं रहा। अवैध रूप से छिपकर वे रहने लगे। जमींदार ने उन्हें अपने खेतों में बने कमरों में स्थान दे रखा था। कई साल उन्होंने अनथक मेहनत की। मालिक उन्हें बहुत कम वेतन देता और 10 गुना काम लेता था। उसमें भी पैसा बचाकर वो भारत भेजता था। पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते ही वे फसलों में छिप जाते थे। ग्रीन कार्ड के बिना अमेरिका में रहना गैर कानूनी है। बख्शिंदर और उसकी कई बार बहस हुई थी। इज्जत के साथ काम करने और रहने के लिए ग्रीन कार्ड ज़रूरी था, अन्यथा पकड़े जाने पर उन्हें भारत वापस भेजा जा सकता था। पर ग्रीन कार्ड वे लें तो कैसे लें, ये प्रश्न उनके सिर पर मंडराता रहता था। वे जानते थे कि जमींदार के द्वारा तो ग्रीन कार्ड मिल नहीं सकता था, उसे तो सस्ते श्रमिक चाहिए थे। वे बेहद मेहनती और ईमानदार हैं, पर ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वे कम पैसे और एक वेतन में 5 मजदूरों का काम नहीं करने वाले थे। लैंडलॉर्ड अच्छी तरह जानता था। अभी तो मजबूरी में वे सब कर रहे थे, इसलिए वो उनके ग्रीन कार्ड को लेकर चुप्पी साधे था। पढ़े लिखे वे थे नहीं कि विद्यार्थी बन जाते या किसी कंपनी में नौकरी करते और वो कंपनी उन्हें ग्रीन कार्ड दिलवा देती। वे दोनों ही साहसी, कर्मठ और समझदार नौजवान थे। वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढने लगे। अमेरिका की लड़की से शादी करके ग्रीन कार्ड जल्दी और आसानी से मिल सकता था, पर यूबा सिटी में उनके लिए ये भी संभव नहीं था। यूबा सिटी कैलिफोर्निया प्रदेश का हिस्सा है। कैलिफोर्निया में मैक्सिकन लोगों की भरमार है। ये पहले मैक्सिको का ही हिस्सा था। जमींदार उन्हें इतना व्यस्त रखता था कि काम के बाद उनके पास समय ही नहीं बचता था जो वे कोई लड़की ढूंढ सकते। जमींदार से चोरी छिपे मैक्सिकन साथी मजदूरों से बख्शिंदर ने ग्रीन कार्ड लेने की बात चलाई और उसकी कीमत चुकाने की तरफ इशारा भी किया। बहुत से पुराने श्रमिकों ने इसी तरह ग्रीन कार्ड लिए थे। सारी बातचीत संकेतों और कम बोलचाल से ही तय हुई थी। बिशन सिंह के सुपरवाइज़र की उन पर हर समय नज़र रहती थी, पर उनके पास तो पासपोर्ट नहीं थे। वे तो बिशन सिंह दोसांझ ने अपने पास रखे हुए थे और वो ही उन पर वीज़ा लगवाने भेजता था। अब वे क्या करें? कई दिन विचार विमर्श चलता रहा। अंत में मोहन ने बिशन सिंह से बात करने की सोची। वो जानता था मालिक से पासपोर्ट लेना आसान नहीं होगा। वो बख्शिंदर से ज़्यादा निडर और जोखिम उठाने वाला नौजवान था। सोच कर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ा दमदार था वो। दोसांझ की आंखों में आंखें डालकर बोला था, सर जी, हमारे पासपोर्ट हमें वापस कर दीजिए। क्यों? बिशन सिंह की रौबदार आवाज़ हवा में लहराई। अब हम और इस तरह नहीं रह सकते, हमें वापस जाना है। वापस जाना या ग्रीन कार्ड लेना है? ग्रीन कार्ड कहाँ से लेंगे जी? मैं अगर पासपोर्ट ना दूँ तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। जानते हो फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। हम तो कंगले फटे हाल श्रमिक हैं, एक जेल से छूट कर दूसरी में जा बैठेंगे जी। कम से कम आराम की रोटी तो खाएंगे, अन्यथा वे हमें भारत भेज देंगे। नुकसान तो आपका होगा जी, कई राज खुल जाएंगे, कई केस बनेंगे, कई कामगार डिपोर्ट होंगे। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो?
आप जो समझना चाहते हैं समझ लें। हम पर आपका एक कर्ज था यहाँ लाने का, वो हम कई सालों से चुका रहे हैं। दोसांझ सोच में पड़ गया। भारत में होता तो इसको कब का ठीक कर लेता, पर अमेरिका में एक सीमा तक ही मनमानी कर सकते हैं। उसके बाद कानून की ऐसी लक्ष्मण रेखा खिंची होती है जिसका कोई रावण उल्लंघन नहीं कर सकता। उसकी समझ में आ गया था कि नौजवान का खून खौल चुका है। ये सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। अगर ये कानून की शरण में चला गया तो तबाह हो जाएगा। इसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, पर वो लुट जाएगा। उसने पासपोर्ट वापस देने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि कई वर्ष वो उससे कड़ी मेहनत करवा चुका था। अपने पैसे और इस देश में लाने की वसूली भी कर चुका था। उसने मोहन का पासपोर्ट लौटा दिया। सर जी, बख्शिंदर भाजी का पासपोर्ट, वो खुद आकर ले जाए। मैंने दोनों के पासपोर्ट मांगे थे, सिर्फ अपना नहीं। दोसांझ ने उसकी ओर घूर कर देखा और दूसरा पासपोर्ट उसकी तरफ फेंक दिया। पासपोर्ट मिलने के कुछ दिन बाद एक मैक्सिकन दो लड़कियों को लेकर आया। उस आदमी से बख्शिंदर पहली बात कर चुका था। 5,000 देना तय हुआ था। उस समय $5,000 बहुत बड़ी रकम थी। चारपाई पर बैठे मोहन सिंह के आगे सब यादें चलचित्र की भांति चल रही थीं। उन्होंने कुछ पैसे अपने पास से और कुछ दोस्तों से उधार लेकर उस मैक्सिकन को दिए थे। कोर्ट में जाकर कागजी शादी हुई थी और फिर लड़कियां अपने घर चली गईं। जिस दिन ग्रीन कार्ड मिला था, दोनों दोस्त ने खूब जमकर शराब पी थी और धुत होकर नाचे थे। पी के शराब जट ने जद बुड़का मरिया, महामनी कोठरी बिच जा छिपी। वे भांगड़े की बोलियां बोल बोल कर नाचे थे। ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ महीने बाद कोर्ट में जाकर आपसी समझौते से उन दोनों ने तलाक ले लिया था। तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को गोली उन्हीं दिनों लगी थी और अमेरिका में राजनीतिक असुरक्षा का दौर था। अप्रवास के नियम सख्त नहीं थे जितने अब हैं। आतंकवादी हमलों के बाद उनका सब काम आसानी से अधिक पूछताछ के बिना हो गया था। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद लैंडलॉर्ड का व्यवहार भी उनके प्रति बदल गया। अमेरिका के नियमानुसार उसने उनकी पगार बढ़ा दी और अमानवीय बर्ताव भी बंद कर दिया। उसे भी पता था कि अगर उसने अपना आचरण नहीं बदला तो वे दोनों उसे छोड़ जाएंगे। कई दूसरे जमींदारों की उन पर नज़र थी। वे दोनों बहुत अच्छे, सच्चे और खून पसीना बहाने वाले श्रमिक थे। भारत जाने से पहले वो पैसा जोड़ना चाहता था। उसने रात दिन एक कर दिया। खेतों में काम करने के साथ साथ कोका कोला की फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट काम किया। सप्ताहांत ग्रोसरी स्टोर में काम किया। दो दो नौकरियां करके उसने पैसा जोड़ा। बापू का कर्जा उतारना था, बहनों की शादी करनी थी, सुखद भविष्य को देखने लगा था। लहराते खेतों में खड़ा बापू, खूंटे से बंधे बैल, कोने में ट्रैक्टर, घर में गायें, दूध दही लस्सी की बहारें, माँ के हाथों में गोखड़ू, बहनों के उजले कपड़े। बख्शिंदर बहुत आज़ाद हो गया था। वो नाइट क्लबों पबों में जाने लगा। वहीं उसे एक अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। 10 साल बाद वो दोनों अपने गांव साहनेवाल गए। ढोल बजाता बापू मोहन को लेने आया था। उसके कानों में ढोल की थाप गूंजने लगी। कई पुरानी यादें भी कितनी मधुर होती हैं। कहते हुए उसका चेहरा उगते सूरज की ओर देखते हुए चमक उठा। उसके परिवार ने अपनी ही बिरादरी की यूपी में जन्मी पली जसबीर से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद तो उसका जीवन ही बदल गया। जसबीर पढ़ी लिखी थी। उसने मोहन के साथ घर और बाहर संभाल लिया। किसान का बेटा मोहन उपजाऊ ज़मीनों को ढूंढता रहा और जसबीर उनके लिए पैसा जुटाती रही। उसने घर में नौकरी पेशा औरतों के बच्चे रखने का एक डे केयर खोल लिया था। उन बच्चों के साथ ही उसके अपने बच्चे भी पलने लगे। गोली मारकर मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी। उससे पनपी राजनीतिक उथल पुथल ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिला दिया था। खेती बाड़ी की ज़मीन बहुत सस्ती हो गई थी। उस समय उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और वो अमेरिका का किसान सरदार मोहन सिंह हो गया। 3 बेटों और 2 बेटियों का बाप, 100 एकड़ ज़मीन का मालिक, 4 मंजिला घर है जिसका। गैरेज में महंगी कारें खड़ी हैं। बेटों के 2 गैस स्टेशन और 2 मोटल हैं। उसका विवेक जाग उठा। सूखा तो यहाँ भी होता है। बारिशें फसलें खराब कर देती हैं, अंधड़ खड़ी फसलें उखाड़ देते हैं, पर ऐसे में सरकार मदद करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां सहायता करती हैं और अमीर लोग अनुदान देते हैं। भारत में कोई उनकी मदद क्यों नहीं करता? फिर बुद्धि ने विवेक से बात की। जरूर करते होंगे। भारत सरकार समृद्ध है और देश में बहुत से अमीर घराने हैं। कई संस्थाएं किसानों के लिए काम कर रही हैं, पर वहाँ की
अवश्य रचना ढांचा इतना भ्रष्ट है कि वो सब सहायता रास्ते में ही रह जाती है। गरीब किसान तक पहुंच ही कहाँ पाती है। अमीर किसान या बीच के लोग ही वो सब ले जाते हैं। गरीब किसान को तो उसका पता भी नहीं चलता। जब तक देश की व्यवस्था और ढांचा भ्रष्ट है तब तक किसान मरता रहेगा, गले में फंदा डलता रहेगा। जसबीर की बात याद आती है। दारजी, परदेश के मालपुओं के बजाय देश की सूखी रोटी भली। बहुत पैसा कमा लिया, चलो अब लौट चलें। बच्चों को यहाँ रहने दें, हम वहाँ जाकर खेती बाड़ी करेंगे। कहाँ खेती बाड़ी करेंगे जसबीर कौरे, जहाँ मेरे किसान भाई, मेरी बिरादरी के लोग जहर खा रहे हैं, गले में फंदा डाल रहे हैं, अपनी पत्नियों तक को बेच रहे हैं। वो दुख के सागर में डूबने लगा, उसमें गहरे उतरता गया। उसे महसूस होने लगा कि जहर उसके गले में है और फंदा कसता जा रहा है। उसका शरीर ढीला हो रहा है, आंखें बाहर आ रही हैं। वो अपने आप को मरता देख रहा था। जसवीर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। दारजी, प्रभात बेले से आप यहाँ बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? किसी को बुलाऊं कि आपको डॉक्टर के पास ले जाए? मोहन सिंह की तंद्रा टूटी। उसका हाथ अपने गले पर गया। सब कुछ ठीक था। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी, फंदा क्यों। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और दिल को छू गई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।